हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर्स टू चेक ब्लैक मनी और मेजर्स टू कंट्रोल पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया। दो तरीके के मेजर्स की हम बात करेंगे जो ब्लैक मनी को चेक करने की बात कर रहे हैं। पहले मेजर्स होंगे जो गवर्नमेंट ने लिए हैं और दूसरे हैं जो सजेस्टेड मेजर्स हैं। दोनों की हम बारी बारी बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। जब मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो गवर्नमेंट ने टैक्स इवेज़न को बचाने के लिए सबसे पहले काम किया है और इसमें आपके दोनों तरह की टैक्सेस को शामिल किया है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हों चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, और बहुत सारे लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं ताकि इन दोनों टैक्सेस में जो लीकेजेस हैं, जो टैक्स इवेज़न की टेंडेंसीज़ हैं लोगों में, उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए समय समय पर वेरियस कमेटीज़ को बनाया गया है और उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं। क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं? पहली चीज़ है रिडक्शन इन टैक्स रेट्स। 1992 तक यदि आप बात करें, जो इनकम टैक्स था वो बहुत ही हाई था, 50% था। कॉरपोरेट टैक्स भी बहुत हाई था, और जब टैक्स के रेट्स इतने हाई होंगी तो लोगों में एक टेम्पटेशन मिलेगी कि वो टैक्स इवेज़न के लिए जाना पसंद करेंगे। तो 1997-98 के बजट में 30% तक इसको रिड्यूस किया गया इंडिविजुअल के लिए और 35% तक कॉरपोरेट सेक्टर के लिए। अब कॉरपोरेट टैक्स भी 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है, हालांकि ये टैक्स रेट अभी भी बहुत हाई है। दूसरा है फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉज एंड टैक्स प्रोसीजर्स। जितने भी टैक्स से रिलेटेड लॉज थे, प्रोसीजर्स थे, उनको सिंपल करने की कोशिश की गई ताकि हर कोई उनको ईजिली समझ सके, इंटरप्रेट कर सके और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर सिंपल मेथड से टैक्स के फॉर्म्स भर सके। इन को सिंप्लीफिकेशन करने में और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं स्पेशली, वहाँ पर गवर्नमेंट ने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। अलॉटिंग परमानेंट अकाउंट नंबर्स। इनकम टैक्स पेई जो भी हैं उनको सरकार ने एक पैन नंबर मैंडेटरी कर रखा है उनके लिए, जो इनकम टैक्स ऑफिस से मिलता है, और ये पैन नंबर आपको देना पड़ता है जब भी आप किसी भी चीज़ की बाइंग और सेलिंग करते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे आप एक नया बैंक अकाउंट खोलने के लिए चला जाए। तो इससे आप टैक्स इवेड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट को टैक्स के बारे में पता चलता रहता है। स्ट्रेंथनिंग द नॉर्म्स ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी टीडीएस। अब गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की कि टीडीएस को इम्प्रूव किया जाए, तो जो वेरियस टाइप ऑफ इनकम्स हैं उनको टीडीएस के अंडर कवर करने की कोशिश की। जैसे इनकम की बात करें जो सैलरी से लोगों को मिल रही है, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, लॉटरी इनकम से, तो ये तरह तरह की आपकी इनकम कवर की गई टीडीएस के अंडर। और इस सिस्टम में जो टैक्स था वो कहाँ काटा जाना था? उसी सोर्स पर काटा जाना था जहाँ पर इंसान किसी तरह की पेमेंट कर रहा है, जहाँ पर इंसान को इनकम हो रही है वहीं पर पेमेंट की जा रही थी। किस चीज़ की? टैक्स की, जो कि गवर्नमेंट के पास फर्दर डिपॉजिट होना होता है। इसी के साथ सरकार ने क्या कोशिश की? टैक्स रेट्स की कोशिश की, टैक्स रेट्स को बढ़ाने की कोशिश की। टैक्स रेट्स बढ़ाने से क्या होगा कि जो करप्ट लोग हैं, जिन्होंने टैक्सेस को इवेड किया है, जो ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं, आप उनको कंट्रोल करने में इससे मदद मिलती है। टैक्स ऑन बैंक विड्रॉल्स 2005-06 में गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था एक विड्रॉल टैक्स बैंक कैश ट्रांजैक्शंस पर 0.1% तक विड्रॉल्स का, जब आप 25,000 या उससे ज़्यादा पैसे एक ही दिन में निकालते हैं। लेकिन इस तरह के विड्रॉल टैक्स से जो है वो ब्लैक मनी को काबू करने में सरकार असफल रही और फाइनली इस टैक्स को विड्रॉ कर लिया गया अप्रैल 1, 2009 से। डीमोनेटाइजेशन भी सरकार ने एक नया स्टेप उठाया। डीमोनेटाइजेशन में क्या किया गया कि एग्जिस्टिंग जो आपके करेंसी नोट्स थे उनको रिमूव कर दिया गया और नए सीरीज़ के नोट से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसा करके सरकार क्या करना चाहती थी? जितनी भी इकनॉमी में ब्लैक मनी थी उसको रिमूव करना चाहती थी। 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने 500 नोट्स और 1000 रुपये की करेंसी के नोट्स के जो सेगमेंट था उसको मिलाकर डिमोनेटाइजेशन को अपनाया था, और इससे 85% तक जो वैल्यू थी इंडियन करेंसी नोट्स की उसका कोशिश की गई थी कि एक मेजर ड्राइव चलाया जाए जिससे ब्लैक मनी रिमूव किया जा सके।
स्पेशल बियरर बॉन्ड स्कीम, गवर्नमेंट ने स्पेशल बियरर बॉन्ड स्कीम चलाई। इस बॉन्ड स्कीम के तहत क्या होता है, कोई भी इंसान ब्लैक मनी जिसके पास है वो इस तरह के बॉन्ड्स खरीद सकता है, और इस तरह के बॉन्ड्स खरीदते हुए उससे किसी भी प्रकार के कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे कि उसकी इनकम कहाँ से आई, उसकी आइडेंटिटी को भी सीक्रेट रखा जाएगा। 1991 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी, और इसमें मैच्योरिटी पीरियड जो था वो लंबा रखा गया 10 ईयर्स का, और जो ये होल्डर्स थे उनको 10 ईयर्स के बाद इन बॉन्ड को कैश करा सकते थे। वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, गवर्नमेंट ने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम भी चलाई, जिसमें जिस भी इंसान के पास ब्लैक मनी है वो अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकता है, उस पर टैक्स पे कर सकता है, और ऐसे में उस पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। सरकार की तरफ से ये अश्योरेंस दिया गया, और उससे किसी भी तरह का इनकम का सोर्स नहीं पूछा जाएगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो गवर्नमेंट ने वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम भी एक अच्छा कदम उठाया ब्लैक मनी को दूर करने के लिए। फिर है नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम। नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करें तो जो इंडिया से बाहर नॉन रेजिडेंट इंडियंस सेटल हैं वो इसके तहत क्या कर सकते हैं, अपनी मनी को इंडिया में भेजते हैं, और इस स्कीम के तहत बहुत सारी ब्लैक मनी जो अब्रोड एनआरआईज रह रहे थे उन्होंने इंडिया में भेजी, और सरकार के अंडर वो ब्लैक मनी आई। डिपॉजिट्स इन नेशनल हाउसिंग बैंक, 1991-92 की यदि आप बात करते हैं तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, नेशनल हाउसिंग स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत जिस भी इंसान के पास ब्लैक मनी थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, 40% तक उसका डिडक्ट कर लिया नेशनल हाउसिंग बैंक के वहाँ टैक्स के फॉर्म में, और जो बाकी 60% था वो वाइट मनी के फॉर्म में डिपॉजिटर को वापस कर दिया गया। कंट्रोलिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट ने कोशिश की कि फिर इलेक्शन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट में ब्लैक मनी जो है वो इलेक्शंस पर स्पेंड की जाती है। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, वेरियस टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स साइन किए गए डिफरेंट नेशंस के साथ, और इस एग्रीमेंट को साइन करके गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सके। और एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो स्विस बैंक के साथ ब्लैक मनी के को लेकर समझौता किया गया, और गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो इन्फॉर्मेशन ले पाए स्विस बैंक से ब्लैक मनी के रिगार्डिंग। स्विस गवर्नमेंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी की डिपॉजिट होल्डर्स के नेम या अमाउंट जो थे, और जिससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में। चेक ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, तो जहाँ एक तरफ सरकार ने दूसरी गवर्नमेंट के साथ समझौते किए कि आप जो ब्लैक मनी होल्डर्स हैं उनके नेम, अकाउंट नेम पता कर सकें, और ये उम्मीद जताई जाती है कि आप जैसे स्विस गवर्नमेंट की हम लास्ट पॉइंट में बात कर रहे थे कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी जिससे ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में हेल्प होगी। इसके अलावा सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग का चेक करने का बहुत कोशिश किया। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है कि कंसील कर ले कोई सोर्स ऑफ इनकम को जो उसने इलीगल क्राइम्स या मीन्स से आपके अर्न की है, यानी एक तरीके से ब्लैक मनी जिसका सोर्स हमें नहीं पता है, इलीगल मीन्स से जो जनरेट की गई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है। और मनी लॉन्ड्रिंग में जितने भी आपके पास ब्लैक मनी होती है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे फंड्स को ज़्यादा जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है ताकि सोर्स ऑफ इनकम और ऑनरशिप को छिपाया जा सके। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आपके पास किया था, और बहुत सारे प्रोविज़न्स किए थे कि पेनल्टी आप लगा पाएँ ऐसे लोगों पर जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 भी फर्दर पास किया गया ब्लैक मनी को चेक करने के लिए जो फॉरेन नेशंस में कहीं ना कहीं इंडियंस ने जमा कर रखी है। लिमिट ऑन कैश ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजैक्शंस को लिमिट करने की कोशिश की और एक अपर लिमिट इम्पोज की आपके
2017 अप्रैल में यदि आप बात कर रहे हैं तो कैश ट्रांजैक्शंस पर 2 लाख की, और ये जो आपकी ट्रांजैक्शन इससे ऊपर होती थी वो आपको किसके थ्रू करनी होती थी? चेक के थ्रू कर सकते हैं आप, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। ऐसा किस लिए किया गया? ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है आपकी ज़्यादा पैसे की, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो सके जो गवर्नमेंट के दायरे में आ सके। अभी तक हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए हैं ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो और सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब ऐसे मेजर्स की, सजेस्टेड मेजर्स। पहली चीज़ है कि टैक्स सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जाए। हमने देखा कि पहले जो 50% तक टैक्स रेट होती थी उसको रिड्यूस करके 30% तक लाया गया, लेकिन फिर भी जो टैक्स की रेट है वो काफ़ी हाई है और टैक्स इवेजन की प्रवृत्ति को इससे बढ़ावा मिलता है। तो टैक्स रेट को हमें कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए और मैक्सिमम टैक्स रेट 20% तक होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल जो इनकम है उसको टैक्स फ्री रखा गया है, लेकिन जो ह्यूज एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हैं उसको टैक्स के व्यू में शामिल किया जा सकता है। मोर इनकम टैक्स सर्वेज होने चाहिए। अब इनकम टैक्स सर्वेज किए जाने चाहिए, ये देखना चाहिए कि प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड है या नहीं, लोग इनकम टैक्स भर रहे हैं या नहीं, और उनकी इनकम उस टैक्सेबल लिमिट में है या नहीं। टैक्स की रेट ज़्यादा होनी चाहिए, और जितने भी MP MLAs या और भी कोई इंसान जो गिल्टी पाया जाए टैक्स इवेजन के लिए, उन सब के लिए स्ट्रिक्ट प्रोविज़न होने चाहिए। और यदि वो पॉलिटिकल लीडर है तो उसको अपना जो स्टेटस और सीट है वो छोड़ना होगा। इस तरह के स्ट्रिक्ट प्रोविज़न यदि करेंगे तो ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में हमें सफलता मिल सकती है। मोर एफर्ट्स किए जाने चाहिए किस चीज़ के लिए? कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। अभी तक यदि आप देखें तो शेयर है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का टोटल टैक्स कलेक्शन में 45% तक है, और यदि इसका थोड़ा भी हिस्सा टैक्स इवेजन में चला जाता है तो इससे गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए और भी एफिशिएंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। इसी कड़ी में GST को इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2017 तक, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टैक्स इवेजन की जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल कर सके। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स, जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं, चाहे वो क्योटास की फॉर्म में है, परमिशंस है, लाइसेंस है, तो उन सब को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी, ताकि जो आपके मार्केट की फोर्सेस हैं वो फ्रीली वर्क कर सकें और उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और अननेसेसरी कंट्रोल्स दूर होंगे तो ब्लैक मनी को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स हैं वो अपने आप में किस चीज़ को जन्म देते हैं? ब्लैक मनी को। कैसे कि इन सब चीज़ों को लेने के लिए आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब देने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑडिट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। ऑडिटर्स केवल एंट्रीज को चेक ना करें, बैलेंस शीट को साइन ना करें, बल्कि ये भी देखने की कोशिश करें कहीं इनकम और वेल्थ जो है वो कंसील तो नहीं की जा रही है, उसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया गया है। नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट ट्रांजैक्शंस इन रियल एस्टेट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सेल परचेज हो रही हैं, तो उसको नेशनलाइज किया जाना चाहिए। इसके लिए एक नेशनल कॉरपोरेशन को सेटअप किया जा सकता है जो किसी भी पर्सन के बिहाफ पर रियल एस्टेट में सेल और परचेज करेगा, और इससे टैक्स इवेजन को बचाया जा सकता है, ब्लैक मनी को बचाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी, ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं उनको हम इस तरीके के फंड्स जो हैं वो मैनिपुलेट ना कर पाएँ, जो कि डिफरेंट सोशल प्रोजेक्ट्स या जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसमें लगता है वहाँ से लीकेज ना हो पाए फंड्स की। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, और लोक अदालत्स भी अरेंज की जा सकती हैं टाइम टू टाइम, जो कि डिसीज़न लेंगी जनरल पब्लिक के लिए, जहाँ पर आपके जितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो आंसरेबल होंगे, और जो भी डिसीजंस लोक अदालत ले
वो मान्य हो और लोक अदालत ये चेक करें कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स के उटाज परमिट्स अलॉट किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, क्या वो प्रॉपरली किए गए हैं या नहीं। फेयर अपॉइंटमेंट इन पब्लिक सेक्टर में हम कह रहे थे कि आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो ब्राइब देकर होती हैं, तो ऐसे में ब्लैक मनी जनरेट होती है। तो ज़रूरत है सरकार को कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले इस रिगार्ड में, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कम्प्लीटली फ्रीडम दी जा सकती है और इससे एक अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है। यदि कोई गिल्टी पाया जाए जो कि ब्राइब एक्सेप्ट करके इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको स्ट्रिक्ट सज़ा दी जानी चाहिए। अदर सजेशंस में आपके आता है कि इम्प्रूवमेंट इन सिस्टम ऑफ इशूइंग गवर्नमेंट टेंडर्स। जब आप गवर्नमेंट टेंडर इशू करती है किसी चीज़ के, तो वहाँ पर भी बहुत भारी ब्राइब आप देखते हैं कि मिलती है, और टेंडर ऐसे बंदे को दिया जाता है जहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइब दे सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक फेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करना होगा जहाँ कॉन्ट्रैक्टर जो है उसकी रेपुटेशन को, उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को, उसके कोटेड प्राइजेस को बेस बनाकर टेंडर इशू किया जाए। इसी के साथ ज़रूरत है प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाए प्रोफेशनल्स के थ्रू। डॉक्टर्स की बात करें, एडवोकेट्स की बात करें, आर्किटेक्चर्स की बात करें, तो वो प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते, और जब तक रिटर्न में प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होंगे तब तक बहुत आसानी से टैक्स को इवेट किया जा सकता है। और जनरली ये लोग जो इशू करते हैं कैश रिसिप्ट, वो क्लाइंट्स को इशू नहीं की जाती है, और इस सबसे जो है वो ब्लैक मनी जनरेट होता है। इंक्वायरी इन केस ऑफ एडमिशन ऑन पेड सीट्स पर जब हम कह रहे हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पर पेड सीट पर एडमिशन होते हैं, जहां बहुत भारी अमाउंट आपको पे करना पड़ता है, तो टैक्स ऑफिशियल्स को देखना चाहिए कि इन सीट्स पर कौन एडमिशन ले रहा है, और जो वो अमाउंट पेश कर रहा है फीस या डोनेशन की फॉर्म में, उसका सोर्स क्या है, क्या उस बंदे की इनकम इतनी है। इंक्वायरी इन केस ऑफ लेविश स्पेंडिंग ऑन पार्टीज़, ये एक और अलग तरीका है जहाँ पर आपकी ब्लैक मनी की खपत देखने को मिलती है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लग्जीरियस वेडिंग्स पार्टीज़ पर खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ इस तरीके की पार्टीज़ कंडक्ट की जा रही हैं वहाँ पर भी इंक्वायरी की जानी चाहिए कि जो जितना पैसा इस तरह की ओकेजन्स में स्पेंड हुआ है वो कहाँ से आया है। इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द सीलिंग टू बी इंक्वायर्ड। अब इलेक्शन कैंपेन्स के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, वहाँ पर ब्लैक मनी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो इलेक्शन कमीशन ने एक लिमिट सेट कर रखी है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इस लिमिट से भी ऊपर खर्चा कर जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को उनके सोर्स ऑफ इनकम और डोनेशन जो भी उनको इलेक्शन में मिला है उसके बारे में इंक्वायरी की जानी चाहिए स्ट्रिक्टली।